दोस्तों हम सब जानते हैं आजकल बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लगभग हर दूसरे घर में ये समस्या घर कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपका शुगर या इवन आपका बीपी और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल पैरालिसिस का कारण हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जितने भी पैरालिसिस के केसेस आप देखते हैं, कभी भी आप उनकी रिपोर्ट उठा के देखिएगा, जो उसका रीज़न मिलेगा वो या तो आपको हाई बीपी मिलेगा या आपका शुगर मिलेगा और इवन कोलेस्ट्रॉल होगा। अब ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी किसी को शुगर की समस्या होती है तो असल में उसके शरीर में एक बदलाव आना शुरू होता है। सबसे पहला बदलाव कि जो शुगर है यानी जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है और वो आपके ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू कर देता है। ये कुछ इस तरीके का होता है कि मान लीजिए पानी है, उस पानी में आप चीनी डाले जा रहे हो, घोले जा रहे हो, चीनी डाले जा रहे हो, घोले जा रहे हो, तो उससे क्या होता है, चाशनी बन जाती है। ऐसे ही हमारा ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है जहां शुगर होती है। जिस भी व्यक्ति को शुगर है, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हुआ जा रहा है, आपका शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके ब्लड में एक और काम होना शुरू हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेज पर आपके ब्लड में थक्के बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब जब गाढ़ा हो जाता है ब्लड तो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, जैसे चीनी कहीं पे एक बूंद डल गई तो वो इकट्ठी मोटी हो जाती है। इसी तरीके से आपके जब खून में थक्के बनने शुरू हो जाते हैं तो वो थक्के आपके ब्लड के साथ फ्लो कर रहे हो। अब अगर उनमें से कोई थक्का आपके दिमाग की किसी नस में अगर जाके फंस जाता है तो वो क्या करता है, मान लीजिए कोई थक्का है, आपकी ये नस है, अब वो जाके यहाँ पे फंस गया तो क्या होगा, जो ब्लड आपका चल रहा था, फ्लो कर रहा था, वो रुक जाएगा। जैसे ही ब्लड रुका, आपके दिमाग का काम करने का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिमाग मर गया। जहां पर दिमाग मर गया, ये ध्यान रखिएगा, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। और दिमाग ही हमारे पूरे बॉडी को चला रहा होता है, इसलिए पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। क्योंकि जैसे ही दिमाग का जो हिस्सा बंद, वो सारे के सारे जो काम वो दिमाग का हिस्सा कर रहा था उन सभी में सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, वो काम अपना करना बंद कर देते हैं। और हाई बीपी के कारण जो आपका ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से नस के फटने का डर होता है। और जब ये नस अगर आपके दिमाग के किसी हिस्से में फट जाती है तो वो वाला दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उसको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, जिसको हैमरेज कहा जाता है। तो ये जो पैरालिसिस है ये किसके कारण से हुए, आई होप आप समझ गए, आपके शुगर, आपके बीपी, आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या से बचा के रखना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समय रहते अपने आप को बचा सकते हैं पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या से। लेकिन कहानी कहाँ आती है, अब ये कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी? नहीं, आप अपनी डाइट पर कंट्रोल कर कर भी अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आपका जो शुगर में आपका जो ब्लड गाढ़ा होता है, अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके ब्लड की थिकनेस है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि नॉर्मल आपका ब्लड रहता है। तो आपको बीपी की दवा भी नहीं खानी पड़ती है, क्योंकि जब ब्लड गाढ़ा होता है तो वो फ्लो प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता है, हार्ट को ज़्यादा उसके अंदर पंप करना पड़ता है। इस वजह से बीपी की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो अगर आपका ब्लड नॉर्मल हो जाता है तो बीपी भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा और आप अपने आप को पैरालिसिस से बचा सकते हो। तो यहां तक हमने जाना कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने आप को पैरालिसिस से बचा सकता है और किन कारणों की वजह से पैरालिसिस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किसी को अगर पैरालिसिस हो गया तो अब उसे हम ठीक कैसे करें, उसके अंदर हम रिकवरी कैसे लाएं। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी को भी अगर पैरालिसिस हो गया है, चाहे वो स्ट्रोक की वजह से हुआ हो या हेमरेज की वजह से, जब आपके दिमाग का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो आपका दिमाग, आपका इम्यून सिस्टम एक और काम करना शुरू करता है, जो बाकी दिमाग का हिस्सा होता है उसको ट्रेन करना शुरू करता है। वो सारा काम जो हिस्सा डेड हो गया है वो कर रहा था, वो आपके बाकी दिमाग को सिखाया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये आपका दिमाग ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है। अब ऑटोमेटिकली कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके कोई कट लग गया, कहीं से खून निकल रहा है,
थोड़ी देर बाद वो खुद बंद हो जाता है ना, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पे वर्क कर रहा है। आपकी बॉडी वहाँ पे ऐसे वर्क करती है कि जहाँ पे भी कट लगा, जहाँ पर भी चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर होने के बाद हड्डी जो टूट जाती है थोड़े दिन बाद ठीक हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी उसे ऑटो हील करती है, खुद ब खुद ठीक करती है। सेम इसी तरीके से हमारे दिमाग को भी जो हमारी बॉडी है वो ऑटो हील करती है, लेकिन इसका एक समय होता है और वो होते हैं पहले 6 महीने। जिस भी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ, मान लीजिए जो पहला दिन है, उस वक्त वो बोल नहीं पा रहा होता, वो चल नहीं पा रहा होता, वो इवन हाथ पैर नहीं हिला पा रहा होता, तो उस कंडीशन में जब आप देखते हैं और अगले 6 महीने में अगर आप देखते हैं तो पेशेंट के अंदर बहुत ही अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलती है कि पेशेंट आप देखेंगे कुछ महीने में बोलना भी शुरू हो गया है, बैठना शुरू हो गया है, बैलेंस बनाना सीख गया है, कुछ कुछ बोलने मतलब कुछ कुछ शब्द उसे आ गए हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये पहले 6 महीने चलता है। 6 महीने के बाद ये प्रोसेस लगभग बंद हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। अब जब हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर रिकवरी नहीं आती, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि किस तरीके से हम अपने उस पेशेंट के अंदर रिकवरी ला सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने पेशेंट के अंदर रिकवरी लाना चाहते हैं तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? कौन सा प्रोसेस चल रहा था जिससे रिकवरी आ रही थी? न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें वो सारी चीज़ें अपने पेशेंट को प्रोवाइड करानी है जो हेल्प करे उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी में, यानी दिमाग को दोबारा ट्रेंड करने में। उसके लिए हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं वो बहुत ही असरदार रूप निभाती हैं, किरदार निभाती हैं। लेकिन कौन सी मेडिसिन्स? ये आप जो मेडिसिन ले रहे हैं पहले वो चेक कीजिए, गूगल करिए। आजकल सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे है। आप अपनी उन दवाइयों का नाम लिखिए और चेक कीजिए उसका यूज़ क्या है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दवा जो आप खा रहे हैं उसमें कोई भी दवा ऐसी नहीं होगी जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प कर रही है। इसीलिए पेशेंट को 6 महीने बाद दवा लेने के बाद भी कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत असरदार किरदार निभाती है और पेशेंट की न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करती है, जिससे जब हम अपने पेशेंट को एक सही पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन पॉइंट आता है कि सर अगर हम दवा ले भी रहे हैं तो एक्सरसाइज कौन सी कराएं? देखिए, जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज कराएं वहां पे खासा ध्यान एक चीज का रखें। आपके परिवार में अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है तो जब आप उनकी एक्सरसाइज करवाने के लिए अगर आप उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं तो एक चीज का खासा ध्यान रखें कि जो एक्सरसाइज है ना वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट ना करे बल्कि आपका पेशेंट करे। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। पेशेंट तो खुद कर नहीं पाता तो कराएगा तो फिजियोथेरेपिस्ट ही, लेकिन उसमें एफर्ट्स सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के ना लग के पेशेंट के भी लगे, क्योंकि अगर फिजियोथेरेपिस्ट ही अपनी पूरी जान लगा के एक्सरसाइज कराएगा तो रिजल्ट किसको आएगा? फिजियोथेरेपिस्ट को ही आएगा ना। पेशेंट तो अपनी जान लगा नहीं पा रहा, इसलिए वो ट्रेंड नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने पेशेंट को ट्रेनिंग देनी है, उससे एक्सरसाइज एक वो करानी है जो वो खुद करे। अब खुद में कौन सी एक्सरसाइज है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज, अपने बालों में ऑयल लगाते हैं हम, तो सबसे पहला आप पेशेंट से ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड कराओ। उनके हाथ में थोड़ा सा 1 बूंद तेल डालें और बोले कि सर में लगाएं, कोशिश करें। तो जब वो कोशिश करेंगे मतलब वो अपने माइंड को ऑर्डर देना सीखेंगे कि मुझे बालों में ऑयल लगाना है, तो वो कोशिश करेंगे अपने हाथ उठाने की। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको उनकी हेल्प करनी है और हाथ उनके सर तक लेके जाने हैं ताकि वो लगाएं। आप 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और वो खुद से ऑयल लगाना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ आपको ऐसी ही कुछ और एक्टिविटीज़ में उनको लगाना होगा। कैसी एक्टिविटीज़ में? घर में बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो जब हम देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं ना, तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो जब बच्चा उन्हें बॉल देगा तो वो कहेगा प्लीज़ मुझे बॉल दीजिए, जो छोटी सी बॉल होती है फुटबॉल जैसी हल्की सी, वो दीजिए। तो वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे उस बॉल को पकड़ने की, उस बॉल को थ्रो करने की। तो इस कोशिश में ही वो अपने दिमाग को ट्रेंड करेंगे कि मुझे बॉल उठानी है, मुझे बैलेंस बनाना है, मुझे बॉल थ्रो करनी है। और इसी प्रैक्टिस के साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आपकी मेडिसिन सही चल रही है, साथ में आप इस तरीके की एक्सरसाइजेज उन्हें करा रहे हैं, तो आपके पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। और जब हमारा पेशेंट कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, पावर की।
तो यहाँ पर आपकी जो डाइट है वो भी बहुत अहम रोल निभाती है, जिसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि जब पेशेंट शुरुआती दौर में होता है तो हम उन्हें लिक्विड डाइट पे रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी डाइट में चेंजेस आते जाते हैं। वो चेंज कब आने हैं, कैसे आने हैं, डाइट में क्या चेंज करना है, अगर इस तरीके की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं और सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज, शुगर, बीपी जैसी समस्या है तो उसे समय रहते ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना पैरालिसिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है तो वो किस तरीके से एक्सरसाइज करके अपने पेशेंट के अंदर रिकवरी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।